हेलो विद्यार्थियों, आप सभी लोग ठीक होंगे। जहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स को पूरा हमने खत्म कर दिया। आज का क्लास न्यू चैप्टर से लेते हैं और चैप्टर का नाम है सारणिक और इसको अंग्रेजी में डिटरमिनेंट कहा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। कुछ बेसिक मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक बताने से पहले एक कुछ शब्द आपके लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ। और एक मेरे पास ऐसा बात है जो आप लोग सुन ले, शायद आप लोग अपने लाइफ में उतारें, ज़्यादा बेटर होगा और आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा वर्क करें। तो मेरी कहना है, एक शब्द कहना है क्या कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, एक जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। एक जो दूसरा हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। तो आप लोग पसंद करें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या हासिल हुआ, क्या हासिल करने वाले हैं। आप लोग भविष्य, आप लोग बहुत अभी कम उम्र है, आगे भविष्य में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत चीज़ खोना है, बहुत चीज़ पाना है। बहुत मोड़ आएंगे, बहुत पुराने जाएंगे, नए आएंगे। तो देखते हैं, तब पुराना चैप्टर हम लोग का चला गया है और चैप्टर नया लेके हम भी चले आ रहे हैं। तो देखते हैं, सारणिक पढ़ना है हम लोग। तो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसे देख लेते हैं, ये 2 3 4 5। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। और एक बी ले लेते हैं, बी लेते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो 7 8 9। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है। तो देखिए, ये मैट्रिक्स में बोलो कि ये मैट्रिक्स ए हमारा हो गया, जबकि ये हो गया बी। ध्यान देना होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट कह सकते हैं, लेकिन इसको डिटरमिनेंट नहीं कह सकते हैं। इसको डिटरमिनेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको डिटरमिनेंट हम कह सकते हैं। क्यों? देखो, अब बात समझने वाली यहाँ पे है। यानी कि जो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो हमारा डिटरमिनेंट होता है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है वो डिटरमिनेंट कभी नहीं होता है। यानी हम लोग जो आगे जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव को ही पढ़ेंगे, जिसे हम डिटरमिनेंट सारणी कहते हैं। तो अब थोड़ा सा जानेंगे सारणी होता क्या है। अब तो भाई ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स है, लेकिन ये सारणी, ये तो सारणी नहीं है। ये सारणी है लेकिन ये सारणी नहीं है। तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा है वर्ग अवयव नहीं है, और ये हमारा जो है ये वर्ग अवयव है। ये वर्ग अवयव है हमारा, ये वर्ग अवयव है। और ये आयताकार अवयव है। तो आयताकार अवयव है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट नहीं है, और ये वर्ग है तो हमारा डिटरमिनेंट है। ये मेन इंपॉर्टेंट हो गया अंतर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, यानी अवयव और सारणिक में। तो अब हम लोग जाने की कुछ परिभाषा लेते हैं ना, सारणिक किसे कहते हैं। तो सारणी का परिभाषा लेते हैं। सारणिक क्या होता है, सारणिक हम लोग देखते हैं। सारणिक तो हो गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। चलिए हम देखते हैं सारणिक है क्या। तो सारणिक कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अवयव, मैंने बताया था ना कि एक वर्ग अवयव होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है, जो वर्ग अवयव का सारणी कहलाता है। एक बात इसमें और ध्यान देंगे। इससे मान लिया मैंने मान लिया यहाँ पे क्या कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और एक और लेते हैं, जैसे में बी मैंने ले लिया 4, यहाँ लेते हैं ए बी सी डी, दो अवयव हमारा हो गया। देखिए, सबसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सारणिक में क्या अंतर है। तो देखो, मैट्रिक्स का कोई फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मैं मैट्रिक्स का आंसर आप देखे होंगे, जो पिछले क्लास में आप पढ़े हैं, इसी में आंसर होगा, लेकिन डिटरमिनेंट का आंसर इसमें नहीं होता है। जब डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं कि इसके
और इसके गुणनफलों का अंतर करते हैं। मान लीजिए निकालना है डेट ए, इसको डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो क्या करते हैं 2 × 5 × 4 × 3 तो क्या हो गया 10 - 12 यानी कि -2 ये आंसर हो गया। यानी या हम लोग कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट मान होता है डिटरमिनेंट का, लेकिन मैट्रिक्स का नहीं होता है, मैट्रिक्स का नहीं होता है, मैट्रिक्स का नहीं होता है, हम लोग ये देखेंगे। तो क्या मैंने बोला कि डिटरमिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है और मैट्रिक्स का नहीं होता है, ये बात ध्यान देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगला इसमें। और सारणी के दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में एक तो आपको परिभाषा मैंने बता दी, दूसरा कहता है एन कोटि का। ध्यान देंगे एन कोटि से क्या करना है, देखिए ऐसे में एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 5 6, देखिए ये n क्रॉस n यानी कि n बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 देखो n कोटि माने कि अगर जितने ही रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, रो और कॉलम का मान बराबर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसमें वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कह रहा है कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव aij को एक संख्या, वास्तविक संख्या या समित संख्या, देखिए इसमें कोई ना कोई मान आएगा। हम लोग जितना मैट्रिक्स पर उसमें कोई फिक्स मान नहीं, वो मैट्रिक्स के रूप में ही आंसर आता था, लेकिन इसमें 2 आएगा 4 आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो कह रहा है कि सभी संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं जिसे वर्ग अवयव को सारणिक, वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। इससे अच्छा एक और कर लेते हैं, कह रहा है कि यदि m वर्ग अवयवों का समुच्चय है, ध्यान दिया जाए जब m वर्ग अवयवों का समुच्चय तक के सभी संख्याओं का वास्तविक या समित संख्या है और ध्यान देंगे k, तो कह रहा है कि एक m कुछ करते हैं यहाँ पे k हो गया, तो जो भी मान है कि एक कांस्टेंट मान आएगा, जो मान आएगा वो क्या आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक में ये मैट्रिक्स रहेगा तो मान फाइनली क्या होगा यानी कि एक के बराबर जैसे ए मैट्रिक्स लेते हैं ना, हम यहाँ से ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लिया, तो एक एम में जब एम का मान जो क्या होगा यानी एम का मान हमेशा कांस्टेंट देगा मान, यानी कांस्टेंट ये मान होगा, इसका एक फिक्स मान होगा, जबकि अवयव में कोई फिक्स मान नहीं होता था। अब देखते हैं अगला द्वारा परिभाषित, कह रहा है कि द्वारा परिभाषित होता है जहां पे a बिलोंग्स टू m, जो इसमें जो a होगा यानी कि जो a मैट्रिक्स होगा वो क्या m से बिलोंग्स करेगा, और k बिलोंग्स टू k बिलोंग्स टू जो k बिलोंग्स टू क्या होगा k हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो मान आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा और fa बराबर a का सारणी कहलाता है। और देखिए अब इस सारणी को क्या करते हैं, सारणी को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, कैसे ऐसे सूचित करते हैं, या डेट, देखिए डिटरमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म डेट ए ऐसे कर देते हैं, कुछ मिलाते हैं, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। 3 तरह से डिटरमिनेंट को सूचित किया है, या तो ऐसे करेंगे या डेट ए करेंगे, या इस तरह से ट्रायंगल का सिंबल दे देंगे, या आपको डिटरमिनेंट को सूचित करेगा। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब चलते हैं इसमें कुछ मूल बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बात देंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारणी का। पहला में कि अवयव ए के लिए डिटरमिनेंट ए को इस तरह से पढ़ते हैं, यानी यदि अवयव ए दिया रहेगा इसमें ए बी सी डी, तो इसको यदि सारणी पढ़ना है सारणी में तो कैसे पढ़ेंगे, इसको सारणी में ए ऐसे दे देंगे, यानी कि अब इसको हम अवयव पढ़ रहे हैं बट इसको क्या पढ़ेंगे सारणी पढ़ेंगे। अब चलते हैं केवल वर्ग अवयव का ही सारणी होता है। मैंने पहले ही आपने बता दिया परिभाषा में कि एक वर्ग अवयव को ही सारणी कहा जाता है, यानी आयताकार अवयव को सारणी नहीं कह सकते हैं, यानी जिसका n का मान बराबर हो
तो चलिए दूसरा लिखा तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो तीसरा क्या कह रहा है, जो अवयव वर्ग अवयव नहीं होते उसका सारणिक नहीं होता है, क्योंकि सारणिक में जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। सारणिक में रो बराबर कॉलम, सारणिक में रो बराबर कॉलम। आप देख सकते हैं यहां से सारणिक में रो बराबर कॉलम होता है, सारणिक में रो और कॉलम यानी कि कतार और स्तंभ का मान बराबर होता है, पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर होता है। जो अवयव वर्ग अवयव नहीं होता है तो हो गया। चलिए तीसरा चौथा क्या कह रहा है कि सारणी को किसी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करने पर। अब विस्तार क्या है, मैं आप लोगों को विस्तार बता रहा हूं। विस्तार क्या होता है तो इसको समझेंगे लोग। अभी हम आप लोगों को सारणी को खोलना बताएंगे तो विस्तार समझ में आएगा ना कि क्या होता है। जैसे में देखिए इसमें एक मैंने ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। यदि इसको खोलना है देखिए तो आपका रो 1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये हो गया C1, C2, C3। तो यह आप रो की तरफ से खोले, आप रो की तरफ से खोले या कॉलम की तरफ से खोले, जो फाइनल जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं जितने रो है उतना ही कॉलम है, यानी रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। यहाँ लिख सकते हैं कि R बराबर C, यानी कि रो बराबर कॉलम। ये देख सकते हैं ये हमारा हो गया रो बराबर कॉलम। यानी आप तो या तो इसके रो के अनुसार खोल दे इसको या कॉलम के अनुसार खोले, या खुलना भी आगे बताएंगे। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं ढंग से, इसके बारे में जान लेते हैं। हम ओपन करना बताएंगे, ट्रीटमेंट कैसे ओपन होता है। एक मैं इसे एग्जांपल में दे दे रहा हूं, होता क्या है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ मौलिक बात जानना है कि ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो इस सब बातें देना होता है। तो क्या करते हैं, यदि इसके अनुसार आपको इसके अनुसार खोलना है तो पहले ये लेंगे। देखो अब ये लेंगे तो इसके अनुदिश और इसके जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, तो एक को रखिए इंटू में। और देखिए यहाँ देखते हैं कि एक -1 के पावर इसका AIJ का मान होता है, IJ का। तो IJ के 1 1 है, ये 1 1 है, A 1 1 है, तो 1 1 2 है, इसका पावर 2 कर देंगे। अब 1 इंटू क्या करेंगे, देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कौन लेंगे अब इसको। तो 5 गुना 9 माइनस 8 गुना 6। तो देखो -1 के स्क्वायर कर दिया हमारा प्लस आ गया, तो 1 तो 1 रहेगा। ये 9 5 45 और 8 6 48, यानी क्या हो गया -3। आपका -3 आंसर हो गया। आंसर भी नहीं हुआ -3, एक रो का इससे काम हुआ। आप इसके अनुसार फिर इसको निकालेंगे, लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, इस सबको लेकर चलेंगे, सब लाइन से इसमें। आज जो 3 स्टेप में बढ़ेंगे जो आएगा फाइनल हमारा आंसर होगा। या तो रो के अनुसार चलेंगे या तो कॉलम के चलेंगे। मैंने क्या बताया, या तो रो के अनुसार चलेंगे या तो कॉलम के अनुसार चलेंगे। 3 स्टेप में 1 2 3 में चलना होगा। जब इसको लेंगे तो इसको और इसको पैक कर देंगे, इसको लेके काम करेंगे। और देखिए जब इसको लेते हैं तो क्या करेंगे, हमने पहला तो लेकर तो दिखा दिया, जब लेते हैं दूसरा, ऐसे मान लीजिए A B C D E F G H I और A बराबर हो गया ऐसे। तो अब मान लीजिए हमको इसको लेके चलना है, तो इस लाइन को ऐसे खत्म कर दीजिए। कौन बच गया, ये बच गया, ये यानी कि ये और ये बच चुका है। इससे ही काम करेंगे। यदि एक लेते हैं डिटरमिनेंट A B C D E F G H I, यदि इसको लेते हैं तो इसको घेर लेंगे, ये खत्म, कौन बच गया, ये बच गया। यानी इससे धीरे गुना करके मान निकाल लेंगे। लेकिन इसका मान रखेंगे कि ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस। ये बात ध्यान रखकर भी आगे बताना है हमको। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब आगे चलते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है, 4th नंबर कहना है कि सारणी को किसी रो या कॉलम को विचार करने पर इसका मान नहीं बदलता है। मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। फिर क्या कह रहा है,
कोटि 3 के सारणिक में 3 कतार और 3 स्तंभ होते हैं, तो सीधी सी बात है, बताया जा चुका है कि सारणिक में रो और कॉलम का मान बराबर तभी सारणिक कराएगा, वरना सारणिक नहीं कहा पाएगा। तो वो इसमें लिख दिया मैंने। और लेकिन हाँ, यदि सारणिक के अवयवों की संख्या, सारणिक के अवयवों की संख्या यदि पूछ दे, तो जितने ऑर्डर के हिस्से n क्रॉस n होता है, तो मान लीजिए n बराबर मेरा 3 है, तो क्या कर देंगे n स्क्वायर। यदि n बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 का 9 हो गया। लेकिन इसमें पूरे अवयव जो होंगे 9 होंगे। तो ये अवयव सारणिक के अवयव निकालने का एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अच्छा, इसको कहते हैं, ये भी कहते हैं n क्रॉस n, n गुना n भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये हो गया, और कुछ और पॉइंट है जो देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। चलते हम लोग देखते हैं यहां से 6 नंबर, इसका मूल बिंदु में 6 नंबर। सारणिक का मान किसी कतार या किसी स्तंभ और विस्तार करके निकाला जा सकता है। या तो आप रो से चलिए, या तो कॉलम से चलिए, इसे निकाल सकते हैं। कोटि 3 सारणिक का मान कोटि 2 के सारणिक के पदों में ही परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ऐसी बात है। अब यहां से देख लेते हैं। तो हम यहां से देखते हैं क्या कि हमारा यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम इससे चलते हैं तो देखिए हमारा ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, तो कितना बच गया, यही ना बच गया। और ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर में रहेगा, बट जब इसमें वर्क करेंगे हम तो 2 क्रॉस 2 के विस्तार से ही कर पाएंगे, 2 क्रॉस 2 के सारणिक पदों में ही कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में रहता है, बट निकालते हैं इतना ही ऑर्डर में, 2 ही ऑर्डर में निकालते हैं, 2 ही से निकाल सकते हैं। इसी से ऐसे करके निकाल पाएंगे। फिर इसमें चलेंगे, ये रास्ता ब्लॉक, तो इसको निकालेंगे। ये चले, यहाँ पे जब आ गए तो ये ब्लॉक इसमें निकालेंगे। या चाहे इसी चलते हैं, इसमें तो ये खत्म हो गया, इसको चलेंगे तो ये और ये खत्म हो गया, फिर चलेंगे इसको तो ये और ये खत्म हो गया, इससे निकाल लेंगे। और इससे पहले इससे और इससे निकाल लेते थे। तो ऐसा करेंगे, देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है 1 3 5 7 8 9 10 11। चलिए, और मान लीजिए आपको इसके सापेक्ष निकालना है, तो क्या करेंगे, ये खत्म और ये खत्म, कौन कौन बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो क्या करेंगे, 1 गुना 11 माइनस 9 गुना 4, यानी कि 11 माइनस 36 बराबर 25 माइनस। तो ये आंसर नहीं हुआ, ये 1 का विस्तार हुआ, 1 का विस्तार का मान हो गया। अब जरा देखते हैं इसमें होता क्या है। ये हमारा हो चुका है यहाँ तक कि सारणिक 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में होगा, लेकिन 2 के सापेक्ष ही हम इसको विस्तार कर पाते हैं, ज्ञात कर पाते हैं, 2 से ही मान निकालते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, अथवा क्या रूल्स कह रहा है, पॉइंट किसी 3 के सारणी के किसी विस्तार एक कतार या एक स्तंभ के अनुसार अर्थात 6 तरीके से। कैसे 6 तरीके से, जरा ये देखते हैं 6 तरीके से कैसे हो जाएगा। जिसे मान लेते हैं कि एक हमारा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। चलिए, तो यदि हम इस रूप से निकालते हैं तो R1 हो गया, इससे निकालते हैं तो R2 हो गया, इससे निकालते हैं तो R3 हो गया, यानी कि 1 2 1 3, ये 3 हो गया। अब या तो ऐसे C1 देते हैं, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो इसे भी कितना होगा, इसे भी हो गया 3, यानी कि 3 और 3 या प्लस 3 कितना, 6 तरीके हो गए ज्ञात करने के। क्लियर हो चुका है। किसी एक सारणी में जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में जब होगा तो इसको 6 तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं इसमें होता क्या है, कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस हो रहा है, ये जानना चाहते हैं हम लोग।
एक सारणी को जरा ओपन करना हम सीखते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ऐसे सारणी मान लेते हैं कि 2x2 के ऑर्डर में होगा। बी ले लेते हैं, अब निकालना है ए निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। तो 2 × 5 -1 × 3, तो क्या हो गया हमारा 10 - 3 = 7 आंसर हो गया। ये 2x2 का ऑर्डर है, याद लेना होगा। तो आसान है निकालना, सराग से निकाल पाएंगे हम। देखते हैं इसमें क्या है हमारा, तो बी के लिए देख लेते हैं। तो 5 × 8 -7 × 6 40 और 7 × 42 -2 आंसर हो गया। जब 2x2 में निकालना हो तो बहुत सिंपल है। अब देखते हैं इसको 3x3 कैसे निकालते हैं। अब 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का मान निकालना सीखते हैं। तो पहले बेसिक कुछ बात ध्यान देंगे, यहाँ पे से a बराबर हो गया है, ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी ई एफ जी एच आई। देखिए इसका मान प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। अब देखिए तो कैसे होता है, देखिए इसको हम कर सकते हैं, इसको बात को समझेंगे कैसे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए यहाँ तो ये जो AIJ है ना, तो क्या देखिए यहाँ जो मान निकला, जैसे मान लीजिए का तो हमारा मान होगा, तो सबसे पहले -1 का पावर I + J, इसके बाद में मान क्या होगा हमारा, इसके मान में ये जब लिए हैं तो ये और ये हमारा खत्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, A22 - गुना A33 माइनस A32 गुना A23। फिर लेते हैं प्लस में -1 लेते हैं, अब लेते हैं इसको, तो -1 का क्या होगा हमारा, देखिए I + J था, तो I + J जब हमारा है तो क्या है 1 + 1 है, यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2 हमारा हो गया यहाँ पे। और फिर क्या कर देंगे और रखेंगे इसको A12, फिर इसको समझते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिए है, A11 नहीं लिए है, देखिए ध्यान देना होगा कि -1 तो होगा, लेकिन A11 होता है यहाँ पे। तो अगला हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको लेते ही लाइन मेरा खत्म हो गया, लाइन भी खत्म हो गया, क्या बच गया A21 बच गया। A21 थोड़ा सा हम नीचे की ओर लेंगे, ज्यादा डिफरेंट होगा कि -1 के पावर 1 + 2 और A12, तो क्या लेंगे A21 गुना A33 माइनस A31 गुना A23। फिर चलते हैं यहाँ पे चलेंगे, तो +-1 का लेंगे, आइए 1 + 3 कर देंगे और A13 लेंगे, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बच गया, ये बच गया A21 × A32 माइनस A31 × A22, और जो हमारा जो फाइनल जो सब जो हमारा मान आएगा जोड़ के, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन जब ओपन करेंगे तो वहाँ और चल के हमारा क्लियर हो जाएगा। अब तो इससे और आगे जानते हैं इसमें क्या होता है। अब सारणी का मुख्य विकर्ण क्या होता है जानना चाहते हैं हम लोग, सारणी का मुख्य विकर्ण। सारणी का हम लोग मुख्य विकर्ण देख लेते हैं। लेते हैं सारणी का मुख्य विकर्ण।
सारणिक का मुख्य विकर्ण। देखते हैं क्या होता है। तो इसे में लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये हमारा हो गया। देखिए तो मुख्य विकर्ण कौन होता है? मुख्य विकर्ण नहीं होता है। ये हमारा हो गया मुख्य विकर्ण। ये हमारे मुख्य विकर्ण होते हैं। ये मुख्य विकर्ण हो जाते हैं हमारा। तो मुख्य विकर्ण को समझ चुके हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग अब आज इतना ही स्टॉप करते हैं, और आगे कल जो हम लोग पढ़ेंगे, तो कल हमारा टॉपिक है उपसारणिक एवं सहअखंड। यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाय। सब लोग स्टे होम, बी सेफ। घर से बाहर नहीं निकलना है। घर पे रहना, अत्यंत आवश्यकता पड़े तो ही घर से बाहर जाना है, क्योंकि रोग किसी को पहचानता नहीं है। रोग किसी को हो सकती है। इसलिए बाय, सी यू।